गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 2 का जो क्लासेस चल रही हैं फॉर स्टैटिस्टिक्स, आज मैं लेक्चर नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो टॉपिक है आज का, दैट इज 5.5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन के बारे में डिस्कशन किया था। बेसिकली जो सैंपल मीन होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन का एक पर्टिकुलर केस होता है। तो पर्टिकुलर केस हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम एक जर्नल सिनेरियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले तो मेरे बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, एक बार आप पहले उन सब चीजों को जरा देखिए। तो वो कह रहा है कि लेट x1 x2 up to dot dot xn be a random sample, be a random sample। ठीक है बेटा, मेरे पास एक रैंडम सैंपल है x1 x2 xn। तो रैंडम सैंपल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बातें बता रखी हैं। ये रैंडम वेरिएबल्स बनेंगे, किसी पॉपुलेशन को फॉलो करेंगे, उनके मीन, उनके वेरिएंस कुछ कुछ होंगे, डजंट मैटर। चलिए सपोज मान लीजिए, लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई बराबर है म्यू आई के, और ऑल आई गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन। ठीक है। दूसरा, सपोज वेरिएंस ऑफ एक्स आई बराबर है सिग्मा आई स्क्वायर के, और ऑल आई गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन। तो मेरे पास एक रैंडम सैंपल है, यानी कि मेरे पास कुछ रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज मैंने आपको बता दी और जिनके वेरिएंसेस मैंने आपको बता दिए। अब बारी आती है लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो मेरे बच्चों, जो रैंडम वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं, इनको मिला के, इनको कंबाइंड करके लीनियरली मैं एक नया रैंडम वेरिएबल बना सकता हूं। सपोज आई डिफाइन a random variable y, I define a random variable y which is a1 x1 plus a2 x2 plus dot dot an into xn, where each ai belongs to real number. This may be positive, this may be negative, this may be zero। तो जितने भी a1 a2 an है वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। x1 x2 xn जो है वो रैंडम वेरिएबल्स है। तो यहां से मैंने आपके लिए एक नया रैंडम वेरिएबल क्रिएट किया, दैट इज y, विच इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये जो y मेरे बच्चों बन रहा है, ये भी अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से ही काम करेगा। अब हमें पता ये करना है कि ये जो y रैंडम वेरिएबल आपने बनाया है, इसका प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। सिंपल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, इसके लिए सबसे पहले आपको इस रैंडम वेरिएबल y की एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस चाहिए, जिसके लिए आपको जो रैंडम वेरिएबल्स है उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और उनके वेरिएंसेस चाहिए। जो मेरा सैंपल है वो मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरे पास एक इंडिपेंडेंट सैंपल्स है। इंडिपेंडेंट सैंपल्स अगर नहीं भी होंगे तो भी हम दूसरा केस डिस्कस करके चल सकते हैं। तो सबसे पहला जो केस मैंने माना, क्या माना, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। क्या है ये? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है। तो चलिए जी, अगर मैं आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ y पूछूं, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल एक्सपेक्टेशन ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn मेरा बन के आएगा। नाउ बाय द रूल ऑफ एक्सपेक्टेशन, दिस इज a1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस a2 expectation of x2 plus dot dot an expectation of xn। वेरी सिंपल। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो दिस इज a1 इंटू म्यू वन प्लस a2 इंटू म्यू टू प्लस डॉट डॉट an इंटू म्यू n। ठीक। नाउ दिस इज नथिंग बट समीशन i goes from 1 to n
AI into mu I. I call this mu. Suppose, for example. Similarly, अगर आपको variance of y निकालना है तो this is variance of a1 x1 plus a2 x2 plus dot dot an xn. अब क्योंकि मेरे जो रैंडम वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरियंस वाली जो टर्म है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर रैंडम वेरिएबल्स होते हैं तो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो कोवेरियंस वाली टर्म है वो आपकी खत्म हो जाती है। तो चलिए, दिस विल बिकम a1 स्क्वायर वेरियंस ऑफ x1 प्लस a2 स्क्वायर वेरियंस ऑफ x2 प्लस डॉट डॉट an स्क्वायर वेरियंस ऑफ xn मुझे मिला। नाउ आई कैन कॉल दिस a1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an स्क्वायर sigma n square. Now this is summation I goes from 1 to n ai square sigma I square. Now I call this sigma square for example. I call this sigma square for example. कोई इशू नहीं है उतना बड़ा। अब देखिए मेरे बच्चों, अब यहां पे बारी आती है कि क्या जो y आपका रैंडम वेरिएबल आपने बनाया, जो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे बच्चों तभी बताया जा सकता है जब xi का प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, और ये गारंटेड फिनोमिना है। अगर सारे xi's नॉर्मल को फॉलो करते तो y कन्फर्म नॉर्मल को फॉलो करता विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन और विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस। ये पिछली क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेमेस्टर 1 में भी ये डिस्कस किया जा चुका है। एंड अगर x1 x2 xn नॉर्मल को फॉलो नहीं करते बट सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 होता, तो भी लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि y आपका अप्रोक्सीमेटली या एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल को ही फॉलो करता विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन एंड विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस। और मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने मैंने आपको बता दिए, ठीक है बेटा। अब यहां पे सेकंड केस आता है मेरा, जिसमें अगर मैं ये कह दूं कि मेरे जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो क्या केस है सेकंड? लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn आर नॉट इंडिपेंडेंट। आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो अगर x1 x2 xn इंडिपेंडेंट नहीं है तो कंफर्म बात है उनके बीच का जो कोवेरियंस होगा xi विद xj इज नॉट इक्वल टू 0। उस केस में मेरे बच्चों जो वेरिएंस ऑफ y बनेगा, देन जो वेरिएंस ऑफ y बनेगा विच इज द वेरिएंस ऑफ समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n ai और xi। नाउ दिस इज नथिंग बट, कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक तरीका है समीशन ai स्क्वायर i गोज फ्रॉम 1 टू n वेरिएंस ऑफ xi प्लस 2 टाइम्स ऑफ समीशन i is less than j ai aj बिटवीन कोवेरियंस xi एंड xj। एक तरीका तो ये है मेरे बच्चों। एक तरीका ये है समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n ai स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xi प्लस समीशन i is not equal to j goes from 1 to n ai aj कोवेरियंस बिटवीन xi और xj। मेरे बच्चों एक तरीका एक और भी है, समीशन ओवर i गोज फ्रॉम 1 टू n समीशन ओवर j गोज फ्रॉम 1 टू n ai aj इंटू कोवेरियंस बिटवीन xi एंड xj। ये जो टर्म मैंने लिखी है ये यहाँ की नहीं है, ये सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाई गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार को बता दिया कि अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो वेरिएंस ऑफ y कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो सेम रहेगी जैसे
इंडिपेंडेंट में रहती है वो ऐसे ही डिपेंडेंट में रहती है। ठीक है बेटा। अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाए उसके कुछ पर्टिकुलर केसेस पर हम काम करने चलेंगे। पर्टिकुलर केसेस जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं A1 की वैल्यू ले लूं 1 और A2 की वैल्यू भी ले लूं 1, ठीक है, तो मेरे बच्चों कंफर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 बराबर बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 के, एंड वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 बराबर बनेगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 के। ठीक। अब मेन बात यहां पे है कि अगर मैं चाहूं तो मान लीजिए A1 मैंने 1 ले लिया और A2 मैंने ले लिया -k1, तो -k1 ले लूंगा तो उस केस में जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी दैट इज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू expectation of x1 minus expectation of x2. Similarly, variance of x1 minus x2 is equal to variance of x1 but plus variance of x2. तो मेरे बच्चों यहां पर कहने का सेंस थोड़ा सा ये था कि अगर मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन की फुल जानकारी है तो मैं उसका पर्टिकुलर केस भी डिस्कस आपके साथ कर सकता हूं, विच इज वेरी इजी। वेरिएंस में थोड़ा सा बात आपको देखनी होती है। ये जो रूल मैंने लिखा ये तभी वैलिड है जब एक्स एंड वाई यानी कि x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है। बट इफ x1 एंड x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट तो मेरे बच्चों वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 इसके बराबर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2। ये थंब रूल है, ये आपने बहुत बार मेरे बच्चों ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है। तो जैसा कि मैं अभी कह रहा था आपसे कि y का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, अभी तो मैंने मीन और वेरिएंस निकालने आपको समझाए हैं कि मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होते हैं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो एक नोट आपको मैं समझा रहा हूं, एक नोट आपको मैं समझा रहा हूं क्या, कि लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn फॉलो करते हैं नॉर्मली विद मीन म्यू आई एंड वेरिएंस सिग्मा आई स्क्वायर। तो आईआईडी नहीं ले रहा हूं, अलग अलग ले रहा हूं। बट x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट। तो मेरे बच्चों कंफर्म समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n AIXI, which is linear combination, must follow the normal with the corresponding mean mu and with the corresponding variance sigma square, with the mean mu and variance sigma square, where mu is nothing but summation AI into mu I and sigma square is nothing but summation AI square into sigma I square। तो नॉर्मल के केस में जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो कन्फर्म नॉर्मल बनेगा। अगर आपका पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है तो आप सैंपल साइज बड़ा करके, सैंपल साइज इंक्रीज करके आप नॉर्मलिटी बना सकते हैं, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल कहते हैं बाय द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये सिंपल सी बात थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, रैंडम वेरिएबल्स का, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है और उसका वेरिएंस कैसे निकलता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी, वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये सब आपका सेमेस्टर 1 का काम था बच्चों, लेकिन फिर भी चलिए हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। बस यहाँ पे दो बातें जानने वाली हैं कि कुछ रैंडम वेरिएबल्स अगर आपके पास है, आइदर दे मे बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आइदर दे मे बी आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल, डजंट मैटर। जब उनका आप कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे लाइक दिस वन, जब उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे लाइक दिस वन, वो कंफर्म एक रैंडम वेरिएबल बनेगा।
जो किसी पॉपुलेशन को फॉलो करेगा। किस पॉपुलेशन को फॉलो करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरा जो पेरेंट जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी। अगर वो नॉर्मल है तो लीनियर कॉम्बिनेशन कंफर्म नॉर्मल को फॉलो करेगा। अगर पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है और सैंपल साइज 30 से छोटा है तो आप नहीं बता सकते कि डायरेक्टली वाई किसको फॉलो करेगा। बट इस केस में अगर सैंपल साइज आपका 30 से बड़ा है तो बाय द सीएलटी आप कह सकते हैं वो नॉर्मल को फॉलो करेगा विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन म्यू लिखा है आपके सामने और विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हाउ टू कैलकुलेट द मीन म्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएंस वो आपको मैंने समझा दिया बच्चों। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो एग्जाम में है मेरे बच्चों वो क्वेश्चन ही आते हैं। सिंपल है, अगर आपको चीजें पता है, आपको चीजें समझ में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती तब है जब आपको चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक, देखिए क्या करा है। ए शिपिंग कंपनी हैंडल्स कंटेनर्स इन 3 डिफरेंट साइजेस। कोई शिपिंग कंपनी है जो 3 डिफरेंट साइजेस के कंटेनर्स में डील करती है। एक का जो वॉल्यूम है वो है 27 क्यूबिक फीट्स, एक का है 125 क्यूबिक फीट्स एंड एक का है 512 क्यूबिक फीट्स। ठीक है, मतलब फीट में है और क्यूबिक इसलिए क्योंकि वॉल्यूम की बात चल रही है। लेट एक्स आई goes from 1 to 3 denote the number of type I containers shipped during a given week। तो एक वीक में जो नंबर ऑफ टाइप्स जो कंटेनर्स का शिपमेंट्स जाना है वो है x1 x2 x3। अब x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने कंटेनर्स टाइप 1 के जाएंगे जिनका साइज है 27 क्यूबिक फीट। x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ टाइप 2। टाइप 2 कौन से हैं, जिनका साइज है 125 क्यूबिक फीट। फिर थर्ड है x3, क्या है, नंबर ऑफ जो कंटेनर्स पर वीक शिपमेंट जानी है जिनका साइज है 512 क्यूबिक फीट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई म्यू आई के बराबर है एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई सिग्मा आई के बराबर है। ये सब नोटेशन हमें दी गई है। सपोज दैट द मीन वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन एज फॉलो। तो आपके पास 3 रैंडम वेरिएबल हैं, x1 है, x2 है और x3 है। x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो साइज 1 है उसके कितने कंटेनर जाएंगे। x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो साइज 2 है उसके कितने कंटेनर जाएंगे। x3 थर्ड जो साइज है उसके कितने कंटेनर जाएंगे। यहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि x1 x2 x3 किसको फॉलो करते हैं। बस कुछ बातें हमें गिवन है, जैसे जो x1 है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे गिवन है, किसके बराबर है, μ1 विच इज इक्वल टू 200। ठीक है बेटा, इसका वेरिएंस भी मुझे गिवन है, वेरिएंस ऑफ x1 है ना, विच इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 लिख दो, या तो वेरिएंस उसका स्क्वायर कर देना। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 विच इज इक्वल टू μ2 किसके बराबर है, 250, और वेरिएंस ऑफ x2 किसके बराबर है, 12 का स्क्वायर। नाउ सिमिलरली x3 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 विच इज इक्वल टू μ3 किसके बराबर है मेरे बच्चों, 100, वेरिएंस ऑफ x3 किसके बराबर है, 8 का स्क्वायर। ये थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन मुझे सवाल में क्वेश्चन में दे रखी है मैंने लिख ली। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एज्यूमिंग दैट x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट। अब आइडेंटिकली तो ये है नहीं क्योंकि मीन वेरिएंस इनके अलग अलग हैं, बट इंडिपेंडेंट ये दे रखे हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द टोटल वॉल्यूम शिफ्ट। तो कितने नंबर्स ऑफ जो टाइप्स है वो गए, इससे मतलब नहीं है, टोटल कितना वॉल्यूम ट्रांसफर हुआ इससे मतलब है। अब आप देखिए, जो x1 है वो पहले टाइप की शिपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब पहले टाइप की शिपमेंट अगर मान लीजिए x1 जाती है तो पहले टाइप का शिपमेंट का वॉल्यूम कितना है, 27। तो टोटल कितना वॉल्यूम गया, 27 इंटू x1। ये पहले जो जो टाइप है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ऐसे ही दूसरा टाइप, ऐसे ही थर्ड टाइप। तो अगर हम एक रैंडम वेरिएबल यहां पर डिफाइन कर दें, बिल्कुल सिंपल,
टोटल वॉल्यूम शिफ्ट, ठीक है बेटा, इज, मान लीजिए मैं इसको T0 से डिनोट कर रहा हूं, तो किसके बराबर होगा? 27x1 प्लस 125x2 प्लस 512 इंटू x3। और आप समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि टोटल वॉल्यूम शिफ्ट होना है, नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो शिफ्ट नहीं होने हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो आपने, ये वैसे इसने हिंट भी दिया है बट एग्जाम में आपको हिंट नहीं देगा, चलो बुक में हिंट दे रखा है आपको। वो कह रहा है कि ये जो रैंडम वेरिएबल आपने बनाया T0, आपको एक्चुअली में इसका मीन और वेरिएंस बताना है बच्चों, बहुत सिंपल है? अब अगर आपसे कह दिया जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए T0 की, तो आप एक सेकंड में लिखेंगे सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 27x1 प्लस 125x2 प्लस 512x3, सिंपल है। अब एक्सपेक्टेशन के आपके रूल्स पता है ना आपको, क्या है? 27 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 125 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस 512 एक्सपेक्टेशन ऑफ x3, ठीक है। अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए, तो 27 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 किसके बराबर था? 200 के बराबर था, तो चलिए दिस इज इंटू 200 प्लस 125 इंटू, ये किसके बराबर था? 250 के बराबर था, प्लस 512 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 किसके बराबर था मेरे बच्चों? 100 के बराबर था। नाउ कैलकुलेट करोगे तो 87850 ये नंबर आ जाएगा, वेरी सिंपल, आ गया। अब यहीं पे आपको वेरिएंस निकालना है T0 का, और पॉइंट टू बी नोटेड, जो x1 x2 xn है वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट मुझे दे रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कोवेरियंस टर्म है वो जीरो हो गई, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अगर इंडिपेंडेंसी ना होती तो वो कोवेरियंस की इंफॉर्मेशन देता, तो मैं वेरियंस का वो वाला फॉर्मूला लगाता, एक्सपेक्टेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम वेरियंस ऑफ T0 देखें, तो वेरियंस ऑफ 27x1 प्लस 125x2 प्लस 512x3 अकॉर्डिंग टू रूल, दिस इज 27 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x1 प्लस 125 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x2 प्लस 512 का होल स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x3, बिल्कुल सिंपल है। तो 27 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, नाउ प्लस 512 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। मेरे बच्चों इसको सोल्व करोगे तो 191001116, ये आपको वैल्यू इजीली मिल जाएगी, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए जी, शायद दूसरा पार्ट भी था इसमें, क्या कह रहा है? would your calculation necessarily be correct if xi's were not independent? तो कह रहा है कि क्या जो कैलकुलेशन अभी आपने करी है वो करेक्ट रहेगी, मतलब सेम रहेगी, ऐसा सेंस है उसका, अगर आपके रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ना हुए तो मेरे बच्चों बी पार्ट को अगर आप देखें तो मैंने समझाया था, रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो या ना हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम रहेगी बट वेरिएंस डज नॉट चेंज, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इफ एक्स आईज आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इफ एक्स आईज आर नॉट इंडिपेंडेंट देन एक्सपेक्टेशन ऑफ T0 स्टिल करेक्ट, करेक्ट मतलब सेम, बट वेरिएंस ऑफ T0 इज नॉट, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी ऐसा जो है टिपिकल टास्क यहाँ पे हम डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बहुत सिंपल है चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन से लेते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्चुअली 59 जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार आता है, और ये क्वेश्चन 4-5 इसके पार्ट है, सारे पार्ट ऐसे हैं, हालांकि इतने पार्ट नहीं पूछता, इसमें से 2 पार्ट पूछ लेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ये है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन अच्छा कर लिया तो आप एग्जाम में
जनरली सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्या कह रहा है, लेट x1 x2 x3 रिप्रेजेंट्स द टाइम नेसेसरी टू परफॉर्म 3 सक्सेसिव रिपेयर टास्क एट ए सर्टेन सर्विस फैसिलिटी। ठीक है, सपोज दे आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, तो इंडिपेंडेंट भी दे दिए और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स है, पॉपुलेशन भी दे दी, विद एक्सपेक्टेड वैल्यूज μ1 μ2 μ3 आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी डिफरेंट उसने बोली हुई है, एंड द वेरिएंस आर σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर σ3 स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले वाले पार्ट पे सबसे पहले चलते हैं। पहले वाला पार्ट क्या कह रहा है, इफ μ1 μ2 μ3 आर 60, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू 60, ओके, σ1 स्क्वायर इज इक्वल टू σ2 स्क्वायर इज इक्वल टू σ3 इज इक्वल टू 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट t0 इज लेस देन इक्वल टू 200 एंड प्रोबेबिलिटी दैट t0 लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स। लेकिन यहां पे अगर आप एक चीज देखें, t0 को डिफाइन नहीं किया गया है क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली, लेकिन मेरे बच्चों कभी कभी क्या होता है, वो बात करता है अंडर द यूजुअल नोटेशन। तो यूजुअल नोटेशन को अगर मैं ध्यान में रखूं, तो जैसे यूजुअल नोटेशन एक्स बार होती है, एक्स बार का सबको पता है सैंपल मीन है, ऐसे ही t0 भी एक यूजुअल नोटेशन है जिसका मतलब है कि जो रैंडम वेरिएबल है ये आपके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे x1 x2 x3 फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल को विद मीन म्यू आई वेरियंस सिग्मा आई स्क्वायर, और ये सारे के सारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो आपको पता है अगर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स है तो उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं सबके सब नॉर्मल को फॉलो करेंगे विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन और विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरियंस। तो मीन वेरियंस आपको निकालने हैं। तो पहले केस में ये दे रखा है कि सबके मीन और सबके वेरियंस बराबर है और वो इंडिपेंडेंट है, तो यहां पे तो आप आइडेंटिकल भी इनको कह सकते हो क्योंकि मीन वेरियंस आपके बराबर है। ठीक, लेकिन हमें काम करना था t0 पे। तो सबसे पहले तो t0 है क्या, t0 बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3। तो अगर मैं एक सेकंड के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ t0 निकालूं तो मेरे बच्चों दिस इज μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 विच इज इक्वल टू 180। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ t0 अगर मैं निकालूं क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो दिस इज σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर प्लस σ3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 45। तो अब क्योंकि x1 x2 x3 नॉर्मल थे, उनके मीन वेरिएंस आपको पता थे, t0 उन सब का सम है यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसका मीन वेरिएंस पता है आपको, तो कंफर्म आप कह सकते हैं t0 मस्ट फॉलो नॉर्मल विद मीन विच इज 180 एंड वेरिएंस विच इज 45। तो जो t0 है मेरे बच्चों उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल गया। तो जैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिला t0 का, अब तो ज्यादातर चीजें खत्म हो गई। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो मैंने कभी बात की होगी कि जब भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता है आप कभी भी नॉर्मल पे काम ना करिए, आप काम करिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या क्या मैं ये कह दूं t0 माइनस के 180 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 45 मस्ट फॉलो नॉर्मल 0,1, और आंसर है सर यस। आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर स्टार डाल के छोड़ दीजिए क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे हम काम करते थे। ठीक, अब जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी दैट t0 इज लेस देन इक्वल टू 200 बताइए। ठीक है, नाउ क्या कैलकुलेट करना है आपको, प्रोबेबिलिटी दैट t0 इज लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, तो t0 तो नॉर्मल है लेकिन नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी कर्व आपको पता नहीं होता, बट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का प्रोबेबिलिटी कर्व आपको पता होता है। तो पहले हम t0 को z में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट t0 माइनस के, एक सेकेंड बच्चों, माइनस के 180 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 45। अंडर रूट ऑफ 45 होता है 6.708। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू 200 माइनस के 180 डिवाइडेड बाय 6.708।
मैं इस चीज को, इस प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी लिख सकता। ऐसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट ये जो टर्म है मेरी, अकॉर्डिंग टू रूल, ये बन गई जेड। ठीक है, ये जो टर्म है मेरी ये बन गई जेड। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये नंबर अगर आप सॉल्व करोगे 200 माइनस 180 अपॉन समथिंग, तो ये नंबर बनेगा 2.98। ठीक। एंड मेरे बच्चों, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड इज लेस देन इक्वल टू 2.98, जब आप टेबल से देखेंगे तो दिस विल बिकम 0.9986। ये चीजें आपको टेबल में सेमेस्टर 1 में पढ़ाई गई होंगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी का अगला पार्ट था कि T0 जो है वो लाइज बिटवीन 150 से 200। बिल्कुल सिंपल। नाउ प्रोबेबिलिटी चाहिए कि T0 लाइज बिटवीन 150 टू 200। अगेन इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करो। नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट 150 माइनस के 180 डिवाइडेड बाय 6.708 is less than equal to T0 minus 180 divided by 6.708 is less than equal to 200 minus 180 divided by 6.708. Now this is what? Probability that minus के 4.47 is less than equal to Z is less than equal to 2.98। जब आप टेबल से देखोगे तो 0.9986 इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की ये जो यूनिट चल रही है या जो आगे भी हम काम करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो टेबल देखते हैं उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। हालांकि वो आपके एग्जाम में वैल्यूज देता है, बट फिर भी आपको अगर उसने डायरेक्टली टेबल दे दी और बोला कि टेबल से वैल्यू देखिए, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको वो सिखा सकता हूँ, कोई इतना बड़ा टिपिकल टास्क काम नहीं है इसमें। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये ए पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अगला क्या कर रहा है? यूजिंग द म्यूज एंड सिग्मास एज गिवन इन पार्ट ए। ठीक है, कैलकुलेट both the probability that 55 is less than equal to x bar। अब ये कैलकुलेट करना है, और x बार लाइज बिटवीन 58 टू 62, ये आपको काम करना है। तो आपको जो ए पार्ट में आपने काम किया वो समीशन पर काम किया, T0 पर काम किया। अब जो आप करना चाहते हैं वो सैंपल के मीन पर काम करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये मेरे बच्चों, x बार जो बनेगा वो बनेगा T0/3। क्यों बनेगा T0/3? क्योंकि एक्स बार क्या होता है, 1/n समीशन एक्स आई। समीशन एक्स आई T0 के बराबर है, n की वैल्यू 3 है, तो T0/3 बनेगा। अब t अगर नॉर्मल को फॉलो करता है, T0 अगर नॉर्मल को फॉलो करता है, तो T0/3 भी नॉर्मल को ही फॉलो करेगा। जिसका जो भी मीन था 180, उसमें डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और जो वेरियंस था, वेरियंस कितना था मेरे हिसाब से, शायद 45, उस पे 9 से डिवाइड हो जाएगा। उस पे 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लिख देता हूं मैं। अगर एक्स फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को, तो कन्फर्म अल्फा इंटू एक्स फॉलो करता है नॉर्मल अल्फा इंटू म्यू कोमा अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को। ये रूल है। तो इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो नॉर्मल 60,5 ये फॉलो करने लगेगा। तो एक्स बार किसको फॉलो करने लगा? एक्स बार फॉलो करने लगा नॉर्मल 60,5 को। तो मेरे बच्चों, मैं इसका स्टैंडर्ड बना देता हूं, एक्स बार माइनस 60 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 5। नाउ दिस फॉलो नॉर्मल 0,1, इक्वेशन नंबर डबल स्टार। सपोज मतलब वैसे ही मैंने यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब अपनी प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी थी दैट 55 is less than equal to x bar। Very good. Now this can be written as probability that x bar is greater than equal to 55। आप जैसे मर्जी लिखिए। Now this is probability that x bar minus के 60 divided by under the root of 5 is greater than equal to 55 minus के 60 divided by under the root of 5। ऐसा मैंने लिख दिया आपके सामने, बिल्कुल सिंपल है। नाउ
दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट, ये बन गया जेड, है ना, और ये दिस इज ग्रेटर इक्वल टू नेगेटिव बनेगा माइनस के 2.236, एंड इसकी वैल्यू 0.9875 होती है। मेरे बच्चों ये जो मैं वैल्यू लिख देता हूं, ये हमें लर्न होती है, मतलब हम टीचर हैं, क्योंकि समझ गए ना, एक्सपीरियंस है हमें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप देन यू विल डिस्कस। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब बी पार्ट में मेरे बच्चों अगला जो मेरा था वो ये था, एक्स बार लाइज बिटवीन 58 टू 62। नाउ नाउ अगली प्रोबेबिलिटी थी दैट एक्स बार लाइज बिटवीन 58 टू 62, बिल्कुल सेम पैटर्न। द प्रोबेबिलिटी दैट 58 माइनस के 60 बाई √5 इज लेस देन इक्वल टू, ये जेड हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 62 माइनस 60 बाई √5। समझ रहे हो? नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के 0.89 लेस देन इक्वल टू जेड, लेस देन इक्वल टू 0.89, सिमेट्रिक हो गया, सो दिस इज 0.6266। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है। सी पार्ट, यूजिंग द यूआईज एंड सिग्मा आईज गिवन इन पार्ट ए, अगेन पार्ट ए की इंफॉर्मेशन को आपको जो है कंसीडर करना है। कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट that the probability -10 is less than equal to x1 माइनस के 0.5 x2 माइनस के 0.5 x3 लेस देन इक्वल टू 5। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए मेरे बच्चों, इसमें जो अंदर रैंडम वेरिएबल है x1 माइनस के 0.5 x2 माइनस के 0.5 x3, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफिक लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसमें a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू माइनस के 0.5 है, a3 की वैल्यू भी माइनस के 0.5। ये नॉर्मल को फॉलो करेगा, बट इसका मीन आपको पता होना चाहिए और इसका वेरिएंस पता होना चाहिए, तब ये नॉर्मल किसको फॉलो करेगा ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करता हूं, मैं जिस रैंडम वेरिएबल पे वो मेरे से काम करवा रहा है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूं। तो मैंने एक रैंडम वेरिएबल कंसिडर कर लिया y, विच इज इक्वल टू x1 माइनस के 0.5 x2 माइनस के 0.5 x3, रैंडम वेरिएबल बना लिया। अब सीधा सीधा आप इसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करो, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस के 0.5, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, चलिए, माइनस के 0.5, एक्सपेक्टेशन ऑफ x3। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 तीनों बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 0.5 माइनस के 0.5 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, क्योंकि तीनों बराबर थी, ले लिया। नाउ दिस थिंग बिकम 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये चीज मेरी 0 बन गई। ठीक, चलिए खैर, अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों वेरिएंस की। तो वेरिएंस ऑफ y अगर आपको चाहिए, तो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस के 0.5 x2 माइनस के 0.5 x3, नाउ दिस कैन बी रिटन एज वेरिएंस ऑफ x1 प्लस के 0.5 का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x2 प्लस के 0.5 का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x3। मेरे हिसाब से शायद आपको पता होगी ये चीजें। नाउ दिस इज 1 प्लस 0.25 प्लस 0.25, और क्योंकि सबके वेरिएंस बराबर है तो वेरिएंस वाली चीज मैंने कॉमन ले ली। नाउ दिस इज 1.5 इंटू वेरिएंस ऑफ x1 मेरा किसके बराबर था, वेरिएंस ऑफ x1, ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा शायद, वेरिएंस ऑफ x1 मेरा बराबर था 15 के। ओके, सो दिस इज इंटू 15, तो मेरे बच्चों किसके बराबर बनेगा, 22.5। तो आप क्या कहेंगे, ये जो y है जो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये फॉलो करेगा नॉर्मल को विद मीन 0 एंड वेरिएंस 22.5। तो अकॉर्डिंग टू रूल y माइनस 0 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 22.5 फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। अब एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं समझाता हूं आपको। नाउ नाउ आपको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए थी,
आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए थी मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के 10 इज लेस देन इक्वल टू x1, माइनस के 0.5 x2, माइनस के 0.5 x3 इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। ये प्रोबेबिलिटी चाहिए थी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। अब ये जो रैंडम वेरिएबल मैंने माना था y, मैं इससे इसको सोल्व करता हूं। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के 10 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू 5। अब क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड नेचर मुझे पता है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के 10 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 22.5 लेस देन इक्वल टू y डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 22.5 लेस देन इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 22.5 मैंने ले लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू 22.5 का अंडर रूट अगर आप देखेंगे तो 4.74 समथिंग के आसपास बनता है। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के 10 अपॉन 4.7434 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन 4.7434। और थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के 2.11 इज लेस देन z इज लेस देन इक्वल टू 1.05। मेरे बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो 0.8357 आपको वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में पूछा ही नहीं जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे बात करते हैं। डिस्कशन खत्म, ठीक है। अब अगर आप देखें तो अगला जो इसका पार्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बोला था लेंथी है, अगला पार्ट क्या है। इफ μ1 μ2 μ3 अलग अलग दे दिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अलग अलग दे दिए, और कैलकुलेट करवा रहा है इस प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 160। तो पहले तो मेरे बच्चों यहां पे मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, जो मेरा डी पार्ट है उसका इंफॉर्मेशन मुझे लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। μ1 इस बार जो है वो है 40, μ2 है 50 और μ3 बराबर है 60। ओके, सिग्मा 1 स्क्वायर बराबर है 10 के, सिग्मा 2 स्क्वायर है बराबर है 12 के, और सिग्मा 3 स्क्वायर बराबर है 14 के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने T0 मान लिया, विच इज x1 प्लस x2 प्लस x3। सिंपल। तो क्योंकि सिस्टम सारा नॉर्मल को फॉलो करता है, तो बस आप इसकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकाल दीजिए, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x3। नाउ दिस इज 150, है ना। दिस इज 150। ओके, वेरिएंस ऑफ T0 निकाल दीजिए। दिस इज वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो कितना हो गया मेरे बच्चों, ये बन गया मेरा 36। 36। तो मैं कंफर्म स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह सकता हूं कि जो मेरा T0 है वो फॉलो करेगा नॉर्मल, जिसका मीन होगा 150 और वेरिएंस होगा 36। तो एक सेकंड में मैं ये कह सकता हूं कि T0 माइनस के 150 डिवाइडेड बाय 6 मस्ट फॉलो द नॉर्मल 0, सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पे काम करना होता है। अब जो सवाल था मेरे बच्चों, सवाल क्या था। नाउ क्वेश्चन था दैट प्रोबेबिलिटी that x1 plus x2 plus x3 is less than equal to 160. Now this is same as probability that T0 is less than equal to 160. Now which is same as probability that T0 minus के 150 by 6 is less than equal to 160 minus 150 by 6। सेम चीज को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और सेम नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी, ये तो बन गया z, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 10/6 बनेगा, विच इज 1.67। और मेरे बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 0.9525 अप्रोक्सीमेटली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और भी था इसमें कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं।
लेंदी हो गया थोड़ा सा, चलिए। एंड आल्सो कंप्यूट दिस, तो क्या कंप्यूट करना है? प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x3। चलिए मेरे बच्चों, नाउ क्या कंसीडर करना है? प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x3, ये डिस्कस करना है। मैं कह रहा हूं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 माइनस के 2x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ए। यस सर, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा? मैंने लेट कर लिया एक रैंडम वेरिएबल y विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस 2x3। एक रैंडम वेरिएबल बना लिया ताकि मेरी ये चीज मिल जाए मुझे। सिंपल है, रूल वेल डिफाइंड है बिल्कुल। तो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ y अगर आपको निकालना होगा तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x3। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 मेरे बच्चों कितनी है? मेरे पास इंफॉर्मेशन है 40 50 60। ओके, सो दिस इज 40 प्लस दिस इज 50 माइनस के 2 टाइम्स इंटू 60 यानी कि 120। तो मेरी वैल्यू मिलेगी माइनस के 30। चलिए कोई बात नहीं। नाउ वेरिएंस ऑफ y अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 नाउ प्लस 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x3। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 10 प्लस 12 प्लस 4 इंटू 14। मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो मिलेगा 78। इसका मतलब जो आपका y रैंडम वेरिएबल है ये नॉर्मल को फॉलो करेगा विच इज मीन -30 एंड वेरिएंस इज 78। और y है क्या? y है x1 प्लस x2 माइनस के 2x3। चलिए, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी दैट x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x3। ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई थी। मैंने बोला था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 माइनस के 2x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस इज, अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में बनाइए। तो दिस इज y माइनस के 30 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 78 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 78। ठीक है बेटा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब ये बन गया मेरा z और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 3.4। इसकी वैल्यू आएगी 0.0003 के बराबर। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको थोड़ा सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में, देखो स्पेशली नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने एक बेसिक लेक्चर 2 में ये सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप वहां से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। खैर आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेता हूं बेटा। देखिए मैं वही 3 4 क्वेश्चंस आपके करवा रहा हूँ हर टॉपिक पे। बुक के जो अच्छे क्वेश्चंस है, कुछ मुझे अपनी तरफ से अच्छे लगते हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी जब आपका एग्जाम आएगा तो असाइनमेंट मैं देता हूँ, उस असाइनमेंट को मैं प्रॉपर तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? 5 automobiles of the same type are to be driven on a 300-mile trip. The first two will use an economy brand of gasoline and the other three will use a named brand। मतलब 5 है, 5 में से 2 कोई नॉर्मल जो है इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल जो है ब्रांड को यूज करते हैं और कुछ फेमस ब्रांड को यूज करते हैं। दैट x1 x2 x3 x बी ऑब्जर्व फ्यूल एफिशिएंसीज फॉर द 5 कार्स। ठीक है, सपोज द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो पहला तो ये थोड़ा देख लेना पड़ता है कि रैंडम वेरिएबल्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। ओके, एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो ये भी दे दिया कि जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, पहले 2 के जो मीन है वो 20 है और जो अगले जो 3 है उनके जो मीन है वो 21 दे रखे हैं। पहले वाले का वेरिएंस 4 है और जो बाकी 3 है, पहले 2 का वेरिएंस 4 है और जो बाकी 3 है उनके वेरिएंस है 3.5। ठीक है,
फिर उन्होंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया y विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड माइनस x3 प्लस x4 बाई प्लस x5 बाई 3, so that y is a measure of difference in efficiency, average efficiency between the economy gas and the named brand gas। ठीक है, y को रैंडम वेरिएबल बना लिया। आपको कंप्यूट करना है y इज probability that y is greater than equal to 0 and y lies between -1 to 1। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली बात तो ये है कि y जो है वो नॉर्मल को फॉलो करेगा विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना, क्योंकि पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है और कहीं ना कहीं जो y इसने बनाया है वो स्पेसिफिक टाइप का एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही वो बना के बैठा हुआ है। तो आपको y को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नॉर्मल है। अब उसका मीन और वेरिएंस आपको चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं मेरे बच्चों कि भैया μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 20 है मेरे पास, ओके। μ3 इज इक्वल टू μ4 इज इक्वल टू μ5 बराबर है 21 के। तो मीन क्योंकि और वेरिएंस क्योंकि सबके दे रखे हैं, ओके। सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। सिग्मा 3 स्क्वायर सिग्मा 4 स्क्वायर सिग्मा 5 स्क्वायर किसके बराबर है? 3.5 के बराबर है। वेरी सिंपल, ठीक है। अब जो y रैंडम वेरिएबल बनाया दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 माइनस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 2 माइनस x3 बाई 3, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस x4 बाई 3 प्लस x5 बाई 3। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, x1 x2 x3 x4 x5 सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट है। तो अब मेन एम है मेरा यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ y कैलकुलेट करना, विच इज इक्वल टू 1/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 1/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस 1/3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 माइनस 1/3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x4 माइनस 1/3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x5। नाउ अब अगर मैं इन सब चीजों की वैल्यू आपके सामने रखूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 20 के बराबर है, तो 10 10 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 21 बिकम -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, नाउ वी कैलकुलेट द वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ y अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल है, आप जैसे मर्जी रूल लगा दीजिए। दिस इज 1/4 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 1/4 वेरिएंस ऑफ x2। क्यों? क्योंकि वेरिएंस जब लगता है तो जो परफेक्ट स्क्वायर होके कोफिशिएंट बाहर आता है और माइनस का प्लस हो जाता है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर होके आता है। नाउ दिस इज 1/9 वेरिएंस ऑफ x3 प्लस 1/9 वेरिएंस ऑफ x4 प्लस 1/9 वेरिएंस ऑफ x5। कोवेरियंस वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट दिए गए हैं। अब इन सब की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो दिस इज 1/4 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4 प्लस 1/9 इंटू 3.5 प्लस 1/9 इंटू 3.5 प्लस 1/9 इंटू 3.5। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे सो दिस इज 2 बाई 1, यहां से 1 यहां से 2 और यहां से मिलेगा मुझे 1.67, तो टोटल मिलेगा मुझे 3.67। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर मैं सिग्मा वाई निकालूं स्टैंडर्ड एविएशन विच इज अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई निकालना चाहूं तो दिस इज अंडर द रूट ऑफ 3.67, वो बराबर आएगा 1.92 के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो आपका वाई रैंडम वेरिएबल है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल को विद मीन -1 एंड वेरिएंस 3.67। तो मेरे बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.92 फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को। इक्वेशन नंबर बी डाल के छोड़ दीजिए, कुछ भी जो आपका दिल करे, ठीक। अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पे उस पे आते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट y जो बनाया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
Now this is same as probability that y is greater than equal to 0. Now this is same as probability that y plus k1 upon 1.92, which is greater than equal to 1 upon 1.92. Okay. Now this is equal to probability that ये z बन गया, which is greater than equal to 0.52, और मेरे बच्चों इसकी वैल्यू होती है 0.3015। वेरी सिंपल, कोई भी टिपिकल टास्क नहीं होती है इन चीजों में, अगर आप थोड़ा सा भी इनको गौर से देखेंगे, ये बहुत सिंपल चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहां तक होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले वाले जो क्वेश्चन था, इसी में, इसी के शायद पार्ट था कि जो y है वो लाइज बिटवीन -1 to 1, है ना। चलिए, इसका ये बी पार्ट है या इसी का पार्ट है? एक मिनट, नहीं, इसी का पार्ट है। नाउ probability that y lies between -1 to 1. Now this is probability that, अब मैंने तीनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो this is 0 less than equal to y plus 1 less than equal to 2. Okay. Now this is probability that 0 less than equal to y plus 1 divided by 1.92, स्टैंडर्ड बनाने के लिए 2 upon 1.92 मैंने लिख दिया। Now this is probability that z lies between 1.04 and this is equal to 0.350। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो बच्चों होप सो आपको समझ में आया होगा। देखिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कभी भी ऐसा फील ना हो कि सुधीर सर आप टाइम नहीं दे रहे हैं या अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं। फिर भी मैं ग्रुप पे पूछता रहता हूं, बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। इंसान है, भगवान नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, बट कोशिश करते हैं इन जनरल गलती ना हो, बट हो भी सकती है। चलिए मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।